देवियों सज्जनों नमस्कार। आज के इस हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू में बहुत ही एक अजीम शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। नाम है इनका पीके खुराना जी, चंडीगढ़ से हैं और क्विक रिलेशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फाउंडर हैं, जो कि एक पीआर कंपनी है, जनसंपर्क कंपनी है और इसके अलावा हैप्पीनेस कोच हैं, वाओ हैप्पीनेस में, और उसके भी ये फाउंडर हैं। तो बहुत बहुत स्वागत खुराना जी आपका। नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे ये अवसर देने के लिए कि आपके साथ बात करते हुए सारी दुनिया के साथ रूबरू हो सकूं। थैंक यू सो मच सर। और जितने भी लोग हमको देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि रिसेंटली अभी सर की किताब जो है भारतीय संविधान समस्याएं और उपाय के ऊपर इन्होंने एक किताब लिखी है। तो इनकी किताब के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग नहीं जानते। राइट, सो हालांकि हम भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं, इसके संविधान को जानते मानते हैं, बट कुछ बारीकियां ऐसी हैं जो खुराना जी ने सामने रखी है। सो खुराना जी, आपकी किताब का पहले तो इंट्रोडक्शन चाहेंगे कि क्या किताब है भारतीय लोकतंत्र। देखिए, किताब का शीर्षक है भारतीय लोकतंत्र समस्याएं और समाधान। और ये गुरुकुल पब्लिशिंग से, आपके पब्लिशिंग से पब्लिश्ड है। कोरोना में समय मिला कि मैं किताब का रूप दे सकूं। हालांकि मैं इस अभियान में पिछले लगभग यूं समझिए 7-8 साल से लगा हुआ हूं, ये बताने के लिए पाठकों को, देश के नागरिकों को, कि हमारा संविधान जो है उसके कारण ही भ्रष्टाचार हो रहा है और उसके कारण ही गड़बड़ियां हो रही। मैं पहले एक छोटी सी घटना जो मेरे साथ बीती थी उसका जिक्र करना चाहूंगा, ताकि लोगों को समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूं और क्यों कहना चाहता हूं। आज से कोई अप्रोक्सीमेटली 30 साल पहले की बात है। मैं पहली बार विदेश यात्रा पे गया और विदेश यात्रा पे मैं इंग्लैंड में गया। वहाँ साउथहैम्पटन में मेरे ब्रदर इन लॉ रहते हैं, उनकी फैमिली के साथ हमारी फैमिली की मुलाकात होनी थी। इस सिलसिले में वहाँ गए। तो तीसरे या चौथे दिन हम लोग वहाँ आइकिया के मॉल में गए। और लकीली आप ये समझिए, उन दिनों में इंग्लैंड में धूप निकलना अपने आप में वरदान होता था कि कभी कभी धूप निकलती थी। सवेरे 11 बजे के आसपास का समय था और खिली हुई धूप, प्लेजेंट धूप थी, निकली हुई थी उस दिन। और जो हम लोग आइकिया के मॉल में गए, इंसिडेंटली मेरे ब्रदर इन लॉ के इन लॉज भी वहीं रहते हैं साउथहैम्पटन में, और उनका घर भी मेरे ब्रदर इन लॉ के घर के बिल्कुल पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो मेरे ब्रदर इन लॉ की वाइफ की भाभी, उनकी बेटियां, मेरे ब्रदर इन लॉ की बेटियां और मेरी वाइफ और मैं, हम लोग सारे गए। यानी आप ये समझिए कि 6-7 महिलाएं या बच्चियां, लड़कियां, और मैं अकेला मर्द उसमें। तो आइकिया के मॉल में जाकर के वो लेडीज वाले हिस्से में घुस गई। अब आप समझिए, लेडीज खरीदारी करने लगे तो दिन और महीने भी बीत सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा, अब मैं बोर क्यों हूं। मैंने उनको कहा, जब आप खाली हो जाओगे तो या तो आप मुझे बाहर से बुला लीजिएगा या मैं अंदर आ जाऊंगा। और मैं ये कह करके बाहर निकल आया। धूप बहुत शानदार थी और सामने ही, मॉल के सामने ही मार्केट थी। आते जाते लोगों को देखना बड़ा प्लेजेंट लग रहा था। बाजार बहुत शानदार होते हैं वहां के, वो देखना प्लेजेंट लग रहा था। प्लस धूप थी इसलिए। और आइकिया के मॉल के सामने कोई अप्रोक्सीमेटली 600-700 गाड़ियों की पार्किंग की जगह थी। गाड़ियां 300, 350 आसपास पार्क भी होंगी वहां पे। और उनमें एक और सिस्टम था कि अगर कोई बाइक वाला आएगा तो कर्मचारी मॉल से बाहर निकलता था और बाइक की वॉशिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे। अच्छा, इंसिडेंटली मैं जहां खड़ा था, पार्किंग का एरिया था वो, और मेरे साइड में एक कार खड़ी थी। उसके बाद जगह खाली थी पार्किंग की, फिर एक और जगह पार्किंग की खाली थी, फिर दूसरी कार थी, फिर तीसरी कार थी, इस तरह से था। और जो बीच की दो कारों की खाली जगह थी, वहां एक स्पॉट पे एक बिल्कुल नई नकोर बेल्ट पड़ी हुई थी। अब मैं पंजाबी आदमी, पहली बार इंग्लैंड गया, नई नकोर बेल्ट पड़ी हुई देख करके दिल में लालच आता है। पर मैंने जो देखा कि बिल्कुल साथ में जो कार है उसमें 4 आदमी हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, 3 आदमी हैं, एक लेडी है और आपस में बातें कर रहे हैं। उनको भी वो नजर आ रही थी। मैं 15-20 मिनट तक खड़ा रहा।
मैंने ये देखा बहुत सी गाड़ियां आई और गई, पर किसी ने उस बेल्ट की तरफ देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, उठाया नहीं। तो दिमाग में खटका हुआ कि कुछ गड़बड़ है। थोड़ी देर के बाद फिर मैंने देखा एक बाइक वाला आया, तो एक कर्मचारी बाहर निकला बाइक को वॉशिंग के लिए। मैं उसके पास गया, मैंने कहा देखिए वहां पर एक बेल्ट गिरी हुई है, शायद किसी ने खरीदारी की होगी और वो बेल्ट वहां पर उससे गाड़ी में बैठते वक्त गिर गई। आप उसको उठा लीजिए, संभाल लीजिए, काउंटर पे रख लीजिए, कोई पूछता हुआ आएगा दे देगा। उस सज्जन ने जो जवाब दिया, उससे मेरे ज्ञान चक्षु खुले। उसने कहा सर, वी नो दैट देयर इज अ बेल्ट and we are watching it on CCTV. If anybody comes and picks up the belt, we will see his purchase bill of today. If he or she has purchased the belt, then he can take it away or police will take him away. तो सर, ये वहां इतने लोग थे, किसी ने बेल्ट नहीं उठाई और मेरी उठाने की हिम्मत नहीं पड़ी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम. There is a system that tracks the crimes and punishes the people immediately who commits a crime. भारत में आज तक भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि मैं भ्रष्ट आचरण करूं और मुझे सजा मिलने का अवसर भी हो, आशंका भी हो, मैं किसी को भी रिश्वत देकर के बच निकल सकता हूं। आप किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ उसके भ्रष्टाचार की शिकायत कीजिए, आपका काम तो रुक जाएगा, उसका कुछ बिगड़े ना बिगड़े, आपका काम पक्का रुक गया। तो वो सिस्टम की कमी है। और मैं इसी चीज को कहता हूं कि हमारे संविधान में इस वक्त ये हालत है कि या तो सिस्टम बने ही नहीं, और जो बने उनमें इतने लूप होल पैदा कर दिए गए कि भ्रष्टाचार हो सके और उच्चतम स्तर तक, हाईएस्ट लेवल तक भ्रष्टाचार हो सके, ये पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर दी गई। तो जो ये किताब है, ये इस बारे में है कि हमारे संविधान ने लूप होल्स क्या दिए, लूप होल्स के कारण हमारा रिपब्लिक बनाना रिपब्लिक क्यों कहलाता है, और वो लूप होल्स असल में हैं क्या। और सबसे बड़ी बात, बड़े बड़े संपादकों से मेरी बात हुई, मैं हैरान रह गया ये जानकर कि उन संपादकों तक को इस तथ्य का नहीं पता था जो हमारे संविधान में लूप होल्स हैं। वकीलों को नहीं पता था ये हमारे संविधान में लूप होल्स हैं। मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, पर जो रिसर्च मैंने की, और ये रिसर्च इस तरह से शुरू हुई। दिव्य हिमाचल अखबार में मैं डायरेक्टर मार्केटिंग था, वहां मेरे बॉस थे भानु धमीजा जी, उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब को मैंने पढ़ा, उसमें इन चीजों के बारे में जिक्र था। उन्होंने बहुत बड़े कैनवस पर बात की, मैंने एक उसमें से छोटा सा हिस्सा चुना, संविधान के संशोधन और उनके कारण होने वाली कमियां, और ये सारी किताब उसी चीज पर है। और जब कोई व्यक्ति इस किताब को पढ़ेगा, तभी उसे समझ में आएगा कि एक नागरिक के रूप में उसे अपने एमएलए से, अपने कॉर्पोरेटर से, अपने एमपी से क्या सवाल पूछना चाहिए। ये उस चीज की जानकारी है। मैं किसी एक सरकार की, किसी एक प्रधानमंत्री की, किसी एक पार्टी की नीतियों की आलोचना नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि भारत के नागरिक के रूप में आपके अधिकार क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं, और जिनको आप चुन करके भेजते हैं उनके कर्तव्य क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, और वहां कहाँ गैप है, और उस गैप को दूर करने के लिए क्या होना चाहिए। ये सारी इस किताब के बारे बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और सबसे खासियत ये है कि जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसा कि आपने बताया, इस सिस्टम के थ्रू चलते हैं। अगर वहाँ पे पनिशमेंट का एक भय है कि अगर में। आपने कुछ चोरी किया तो इमिडिएटली आपको उसकी सजा मिलेगी, शायद इसी वजह से वो कंट्रीज डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, डेवलप्ड भी इसीलिए हैं और क्राइम रेट भी कम है, तो इसीलिए है। जी। अच्छा खुराना जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, बिकॉज जैसा आपने बताया कि वकीलों को भी नहीं पता था। इनफैक्ट जब मैं आपकी किताब पढ़ रहा था एडिटिंग के टाइम पे, तो मुझे भी नहीं पता था ये बहुत सारी चीज़ें आपने जो जिक्र किए इनमें से। जी एक एक सवाल मेरा ये कि नॉर्मली हम देखते हैं जब इलेक्शन टाइम होता है तो उम्मीदवारों के चेहरे हर जगह पे आपको देखने को मिलते हैं, रैली भी होंगी, घर घर जी तक पहुंचते हैं, बड़े बड़े काफिले लेके आते हैं, बहुत सारे सपोर्टर्स को लेके आते हैं। जी
इलेक्शन जब खत्म हुआ, रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ, उसके बाद अगर आपने उनको अप्रोच करना हो, जी, तो एक एक बहुत बड़ा एक प्रोसेस हो जाता है वहां तक पहुंचना, उन तक अपनी शिकायत पहुंचाना या बात पहुंचाना। जी, जी। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि ये सिस्टम, एक आम आदमी की आवाज जो है वो संसद तक पहुंचे, या उससे रिलेटेड कुछ कानून बनना हो या कोई जी। बात कहनी हो, तो इस सिस्टम को आप कैसे देखते हैं? डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा, बड़ा प्रासंगिक सवाल है ये। और इस सवाल के उत्तर के 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि भारत में एक नागरिक की जो भागीदारी है जनतंत्र में, शासन-प्रशासन में, वो वोट देने तक सीमित है। बियॉन्ड दैट कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप शिकायत करें, सुने ना सुने, वो सुनने वाले की मर्जी, कुर्सी पर बैठे आदमी की मर्जी। वो उस शिकायत को पढ़े भी या ना पढ़े, वो कुर्सी पर बैठे आदमी की मर्जी। उस पर कार्रवाई करे ना करे, वो कुर्सी पर बैठे आदमी की मर्जी। और उस पर उल्टी कार्रवाई कर दे, वो भी कुर्सी पर बैठे आदमी की मर्जी। तो संविधान में नागरिकों की भागीदारी का कोई प्राविधान प्रावधान नहीं किया गया वोटिंग के अलावा। एक तो ये कमी है हमारे सिस्टम में। इसके कारण से एमपीज़ को, एमएलएज़ को, कॉर्पोरेटर्स को ये छूट मिल जाती है, और सरकारी अधिकारियों को, नौकरशाहों को भी वो छूट मिल जाती है कि वो जनता की सुने या ना सुने। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सिस्टम में कुछ नहीं है। एक तो चीज़ ये, एक पहलू ये है। दूसरा पहलू जो उससे भी ज़्यादा गहरा है, जो बतलाना ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि जो आदमी कॉर्पोरेटर बन गया, या एमएलए बन गया, या एमपी बन गया, वो उसी वक्त गुलाम हो गया। आप आजाद हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप फ्री हैं। आप अपनी मर्जी से किसी को वोट दे सकते हैं, अगर आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। आप बीजेपी को वोट दें, कांग्रेस को वोट दें, कम्युनिस्ट को वोट दें, आपको वोट दें, या किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट दें, 100% आप पे निर्भर करता है। आपकी पसंद पर निर्भर करता है, आपकी पॉलिटिकल व्यू पॉइंट पे निर्भर करता है, या कैंडिडेट की काबिलियत पे निर्भर करता है कि उसने आपको प्रभावित किया या नहीं किया। द मोमेंट वन बिकम्स एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद वो पार्टी के आदेशों का गुलाम है। भारत में व्हिप का सिस्टम है। जब भी वोटिंग होती है, वोटिंग से पहले हर पार्टी व्हिप जारी करती है, और व्हिप में ये होता है, उसका मतलब ये है कि वोटिंग में आप प्रेजेंट रहिए, प्लस पार्टी ने जो डिसाइड किया है उसके मुताबिक वोटिंग कीजिए। अब इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि मैं एज एमएलए या एज एमपी किसी एक बिल के खिलाफ हूं, लेकिन मेरी पार्टी कह रही है इस बिल का समर्थन करो, तो मुझे समर्थन करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर गो, वरना मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये संविधान की व्यवस्था है। 52वां संशोधन हुआ, राजीव गांधी जी ने दल एंटी डिफेक्शन कानून बनाया, पर उस कानून में एंटी डिफेक्शन के अलावा ये प्रावधान कर दिया कि पार्टी के आदेशों को मानना हर पार्टी के मेंबर के लिए जरूरी है। तो पार्टी ने अगर ये तय कर दिया कि इस बिल के विरोध में देना है, तो विरोध में ही आपको देना पड़ेगा, और पक्ष में देना है तो पक्ष में देना पड़ेगा। अब इसका अगला इंप्लीकेशन ये है कि वोटिंग से पहले ही हमें पता है कौन आदमी पक्ष में देगा, कौन खिलाफ देगा, तो वोटिंग तो इररेलेवेंट हो गई। करेक्ट। हर बिल में वोटिंग इररेलेवेंट हो गई। अगली चीज, जो सबसे बड़ी बात ये है, जो सत्ताधारी दल है, उसके पास नंबर्स हैं, बहुमत है, मेजॉरिटी है, इसीलिए वो सत्ता में है। चाहे करेक्ट। वो गठबंधन है, चाहे अकेली पार्टी है। इसका मतलब ये है कि जो भी बिल सत्ताधारी पार्टी लाएगी वही पास होगा। विपक्ष का बिल पास ही नहीं हो सकता, नंबर्स नहीं है, और पहले ही पता है उसके खिलाफ वोट पड़ेंगे। आप किसी को कन्विंस ही नहीं कर सकते कि बिल अच्छा है, जनता के पक्ष में है, जनता का फायदा होगा, लोक हितकारी है, जनहितकारी है, पब्लिक वेलफेयर का बिल है, ये कहने का सेंस ही खत्म हो गया। विपक्ष ने अगर कोई बिल लाया और मान लीजिए वो जनहितकारी हो, तो भी पक्ष उस पर वोट नहीं देगा, क्योंकि अगर पक्ष उस पर वोट देगा तो सरकार गिर जाएगी। इसलिए विपक्ष का लाया हुआ कोई भी बिल पास नहीं होता हमारे संसद में। अगली बात, इससे भी ज्यादा गहरी, कि एक एमएलए या एमपी जो सत्ताधारी दल का सदस्य है, आज केंद्र में सत्ता में एक दल है, उसका भी एक सदस्य जो मिनिस्टर ना हो,
अगर वो भी कोई बिल पेश करेगा, उसे प्राइवेट बिल कहा जाएगा। सिर्फ मिनिस्टर्स द्वारा पेश किए गए बिल को गवर्नमेंट बिल कहते हैं। वो गवर्नमेंट का बिल होगा और वो हर हालत में पास हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने किया, नहीं पास होगा तो सरकार गिर जाएगी, इसीलिए व्हिप जारी होता है। तो हर बिल जो पास होता है वो वही पास होता है जिसे गवर्नमेंट लाए। आज तक एक भी प्राइवेट बिल पिछले 50 सालों में पास नहीं हुआ। आधी शताब्दी में एक भी प्राइवेट बिल, चाहे वो सत्ताधारी दल के सदस्य द्वारा लाया गया, चाहे विपक्ष द्वारा लाया गया। तो हमें 543 संसद क्यों चाहिए? हम्म, फिर सिर्फ कैबिनेट के लोग हों, वो जो बिल लाएं वो पास हो ही जाना है। फिर वही लोग अपने आप बिल लाएं, फिर कह दें हमने पास कर दिया, बात खत्म हो गई। क्यों हम 543 एक एमपी पर हम करोड़ों रुपए महीने के खर्च करते हैं? प्लीज नोट कीजिए जो मैं कह रहा हूं, करोड़ों रुपए महीने के खर्च करते हैं उनके ट्रेवल पर, उनकी फैमिली के ट्रेवल पर, उनके हेल्थ पर, उनकी सब्सिडी पर, उनके लंच पर, उनके टीएडीए पर। इतना कुछ खर्च होता है, प्लस उनकी सैलरी, प्लस उनको जो पैसा एमपी लेड के रूप में मिलता है, उसकी कोई सिस्टम नहीं है हमारा इस चीज का कि वो पूरा खर्च करें और वो पूरा जनता के हित में खर्च हो। वो उनके चमचों ने जहां कह दिया वहां वो खर्च कर देते हैं। उसमें भी प्रशासन की, ब्यूरोक्रेसी की इतनी इंटरफेरेंस है कि कई बार जो मिनिस्टर्स हैं वो भी अपना बजट 50% तक भी खर्च नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है लॉ असल में क्या है। अब मैं इसके साथ एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, मजेदार। जी। एमएलए, एमएलए का क्या मतलब है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदी में हम उसको कहते हैं विधायक। करेक्ट। विधायक यानी विधि को बनाने वाला। मुझे सर ये बताइए, भारत में कितने एमएलए ऐसे हैं जो एक बिल ड्राफ्ट कर सकें, या ड्राफ्ट किए हुए बिल को समझ सकें कि उसका अर्थ क्या है? मेजें थपथपा दी, वाह वाह कर दिया, या विरोध कर दिया, वॉकआउट कर दिया, नारे लगा दिए, कुर्सियां फेंक दी, माइक तोड़ दिए। काम तो यही रह गया पक्ष का विपक्ष का। जी। तो पूरी तरह से हमारी संसद जो है वो इररिलेवेंट है। ये समस्या है सबसे बड़ी, इसलिए वो आपकी नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें ये पता है, एमएलए और एमपी को, कि वो कोई बिल पेश नहीं कर सकते, किसी बिल में वो संशोधन नहीं करवा सकते, किसी बिल को रुकवा नहीं सकते। जो सरकार चाहेगी वही होगा। इसलिए वो आपकी सुन के करेंगे क्या? वो बताएंगे कैसे आपको? बाद में आपकी सुन लें, शिकायत ले ली आपसे, बाद में जवाब क्या देंगे आपको? इसलिए वो दूर रहते हैं आपसे। करेक्ट। करेक्ट। तो आपके सवाल का असली आंसर तो ये है, पहली चीज, सिस्टम में ऐसा है कि जनता की सुनवाई का, भागीदारी का कोई सिस्टम नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, उनको अगर आपने शिकायत दे दी या कोई चीज आप काम करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपने रिक्वेस्ट दी, उनके पल्ले ही कुछ नहीं। उनकी पार्टी माने ना माने, उन ब्यूरोक्रेसी तो बिल्कुल ही नहीं मानेगी। ब्यूरोक्रेसी को नियम पता है, ब्यूरोक्रेसी को ये पता है कि किस तरह से उन्होंने बिना काम किए काम करते हुए खुद को दिखाना है। करेक्ट। सारी चीजें एक साथ हैं शामिल। और जो एमएलए एमपी बने हैं, अगर वो पुराने नहीं हैं और उनकी ब्यूरोक्रेसी के लोगों से पर्सनल दोस्तियां नहीं है, तो वो काम नहीं करवा सकते। या वो प्रधानमंत्री के नजदीक हो, चीफ मिनिस्टर के नजदीक हो, और ब्यूरोक्रेट को ये डर हो कि ये मेरा ट्रांसफर करवा देगा, मुझे पनिश करवा देगा, तब काम करेगा, वरना नहीं करेगा। तो सारी चीजें वो पूरी तरह से बेबस हैं, पूरी तरह से वो पिंजरे के तोते हैं। बिल्कुल। अभी हमारी कन्वर्सेशन से जो मेरे को समझ में आ रहा है वो ये कि एक तो प्राइवेट बिल का कोई औचित्य नहीं है, कोई कोई बनाए ना बने उसका कुछ उसका एग्जिस्टेंस, कोई स्टेटस ही नहीं है। स्टेटस ही नहीं है। प्राइवेट बिल कितना ही अच्छा पेश किया जाए, कितनी ही मेहनत से ड्राफ्ट किया जाए, उसके पास होने का 1% क्या, डेसिमल पॉइंट्स में भी चांस नहीं है। चांस नहीं है, चांस नहीं है। तो इसका तो मतलब क्या मैं खुराना जी इसको इस तरीके से समझूं कि ये जो पूरी व्यवस्था है ये सिस्टम ड्रिवन ना होके पीपल ड्रिवन हो गई है, या पार्टी का जो चीफ है, पार्टी सुप्रीमो या जो भी बोलते हैं, जी, उनके उनके उनकी मर्जी पे डिपेंड है, सत्ताधारी पार्टी के जो भी देखिए, चीफ हैं। पीपल ड्रिवन अगर होता तो हम खुश होते। हम्म। लोक राज अगर होता, लोकतंत्र हम कहते हैं, इसमें तंत्र ही तंत्र है, लोक तो कहीं है ही नहीं। हम्म। हाँ, जो आपने अगली बात कही कि पार्टी के सुप्रीमो के हिसाब से चलता है, वो सही है, वो मैं बतला देता हूँ। पहली चीज ये कि अगर किसी, मतलब जो एंटी डिफेक्शन बिल आया था,
उसकी मैंने बात की थी, 52nd संशोधन था वो संविधान का। उसमें ये कहा गया कि पार्टी का चीफ जो कहेगा वो पार्टी के हर सदस्य को मानना ही होगा, उसी लाइन को टो करना होगा, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 1987 के आसपास की बात है, क्योंकि 1985 में ये बिल पास हुआ था, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस वक्त। 1987 में एनटी रामाराव, आप चूंकि हैदराबाद से हैं आप उस चीज को समझते हैं, एनटी रामाराव चीफ मिनिस्टर थे, और उनके जो पॉलिटिकल मेंटर थे वो उनकी कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, और उनके बाद में एनटी रामाराव से मतभेद हो गए। तो चूंकि उनकी बैकिंग अच्छी थी, उनके पास फॉलोअर्स अच्छे थे, उन्होंने पब्लिक मीटिंग्स कर करके और एनटी रामाराव की गलतियों को उजागर करना शुरू किया। एनटी रामाराव ने, अच्छा वो पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, गवर्नमेंट में डिप्टी सीएम थे, और उनके पॉलिटिकल मेंटर थे, पर मतभेद हो गया तो उन्होंने पॉलिटिकल रैलीज करनी शुरू कर दी और एनटी रामाराव की गलतियों को उजागर करना शुरू कर दिया। तो एनटी रामाराव ने उनको शो काज नोटिस भेजा कि आप हाई कमांड को डिफाई कर रहे हैं, इसलिए क्यों ना आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों ना लिया जाए। उन्होंने जवाब दिया, मैं पार्टी का डिप्टी सीएम हूं, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं, क्या मैं हाई कमांड नहीं हूं? क्या हाई कमांड सिर्फ एक व्यक्ति है? लेकिन चूंकि पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट अकेले में हैं, उन्होंने पार्टी से उनको निकाल दिया, उनको पार्टी छोड़नी पड़ी, पार्टी से निकाल दिया गया। ये हालत है, और पार्टी के बैनर के बिना आप जानते हैं चुनाव नहीं जीता जा सकता, क्योंकि पार्टी का बैनर है, इसका मतलब है बहुत से पार्टी के समर्थक आपको फ्री में मिल गए, सपोर्टर फ्री में मिल गए, डोनेशंस आनी शुरू हो गई पार्टी के कारण, चाहे वो उद्योगपति दे रहा है तो, चाहे पार्टी का वर्कर दे रहा है तो, चाहे अदरवाइज कोई समर्थक दे रहा है तो, वो इसलिए आती हैं क्योंकि आप किसी एक पार्टी से जुड़े हैं। पार्टी के बैनर के बिना चुनाव लड़ना जीतना दोनों ही मुश्किल है, और आजकल तो जहां करोड़ों का खेल के बजाय अरब का खेल हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया का 5 साल पहले एक सर्वे आया था बड़ा मजेदार, कि नॉर्दर्न स्टेट्स में उन्होंने एक तो ये निकाला निष्कर्ष कि हर जगह जहां चुनाव होता है कम से कम 3 सीरियस कैंडिडेट जरूर होते हैं, अलग अलग पार्टियों के, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, पर जनरली 3 सीरियस कैंडिडेट होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, जो इसलिए लड़ते हैं कि मैं जीत जाऊं। और उम, हर चुनाव में लड़ने वाला उम्मीदवार, अगर वो नॉर्दर्न स्टेट्स में चुनाव हो रहा है तो जनरली 20 करोड़ रुपया पर उम्मीदवार खर्च होता है जनरली। अगर वो उधर ईस्ट में लड़ रहा है चुनाव, बंगाल साइड में, असम साइड में, नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में, जनरली वहां का खर्चा 40 करोड़ है। और अगर साउथ में लड़ रहा है, कर्नाटक में हो, हैदराबाद में हो, आंध्र प्रदेश में हो, केरल में हो, तो वहां का खर्चा 80 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में है। 80 करोड़ भी अगर किसी ने खर्चा, जिस कैंडिडेट ने, क्या वो कालाबाजारी नहीं करेगा? क्या वो बाद में रिश्वत नहीं मांगेगा? और सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग को नहीं पता होता कभी भी कि ये पैसे खर्च किए जा रहे हैं, सारी जनता को पता होता है, सारे रिपोर्टर्स को पता होता है कि इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, पर चुनाव आयोग को नहीं पता होता। चुनाव आयोग इतना ईमानदार है, हमारा इतना एफिशिएंट है कि 100 गुना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। 75 लाख की लिमिट है एमपी के चुनाव में खर्च करने के लिए, और 75 लाख की जगह 75 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़ खर्च हो रहा है। चुनाव आयोग कहाँ पता लगता है? तो ये जो सबसे बड़ी हमारे देश में कमी है, ट्रैकिंग का कोई सिस्टम नहीं है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज हैं वो भी दबी हुई हैं मिनिस्टर्स के आगे या पॉलिटिकल बॉसेस के आगे, क्योंकि उनको पता है रिटायरमेंट के बाद उनकी फैमिली के बच्चों को, उनको अपने को किसी आयोग में चेयरमैन बनाया जाएगा, कोई पोस्ट दी जाएगी, राज्यसभा की टिकट दी जाएगी। वो तभी पॉसिबल है पार्टी की समर्थन करें, चाहे वो जज हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे कोई और हो। तो जहां समस्या ये है कि हर चीज प्रमोट करना, चाहे वो जज हो या नियुक्त करना अपॉइंटमेंट के लिए, वो सारी चीजें अगर प्रधानमंत्री के हाथ में हैं
तो प्रधानमंत्री ऑल पावरफुल है, वो किसी भी पार्टी का हो। मैं किसी एक पार्टी की, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। उसी कारण से हमारा सारा सिस्टम खराब है। करेक्ट, करेक्ट। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और शायद ये ऐसी डिस्कशन है जो हम शायद घंटों तक या दिनों तक भी कर सकते हैं। जी, लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं जी, एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूँगा, मैसेज जी आपसे सर, लेना चाहूँगा कि आज के जो यूथ हैं, जी। उनको आप क्या मैसेज देंगे? मैं थोड़ा-सा 2-1 मिनट लेकर के 2 और संविधान संशोधनों की बात करना चाहूँगा, उसके बाद वो मैसेज रिलेवेंट होगा। जी, सबसे पहले देश में 24वां संविधान संशोधन ऐसा आया, जिसने ये कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति पूरी तरह से संसद के अधीन हैं। संसद जो बिल पास करेगी, अ, अगर राष्ट्रपति को उस पर साइन करने होंगे, और विधानसभा जो बिल पास करेगी उस पर राज्यपाल को साइन करने होंगे। ये दूसरी चीज ये कह दी गई कि संसद सर्वोच्च है। अदरवाइज ये कहा जाता है सरकार के 3 अंग हैं, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और विधायिका है, और तीनों बराबर हैं। लेकिन उस संशोधन ने एक तो राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियां छीन ली, दूसरा संसद को सर्वोच्च कर दिया, बाकी अंगों से ऊपर कर दिया। और संसद जो भी कानून बनाएगी, न्यायपालिका उस कानून के मुताबिक इंटरप्रेट करेगी, उस कानून के खिलाफ नहीं जा सकती न्यायपालिका। कार्यपालिका उसी कानून को लागू करेगी। ये मजबूरी हो गई उस 24वें संविधान संशोधन के बाद। उसके बाद 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, 38वां अमेंडमेंट आया, जिसमें यह कहा गया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं अगर संसद काम नहीं कर रही या विधानसभा काम नहीं कर रही। तो पहली चीज तो ये कर दी कि संसद ऊपर हो गई। दूसरी बात ये कर दी कि जब संसद काम नहीं कर रही, तब और ऑर्डिनेंस कौन जारी करेगा? प्रधानमंत्री ऑर्डिनेंस बनाएगा, राष्ट्रपति ने तो सिर्फ साइन करने हैं। राष्ट्रपति तो मुहर है सर। तो प्रधानमंत्री तब भी प्रधानमंत्री है, कुछ भी मनमानी कर सकता है जब उसका बहुमत है और जब वो संसद चल रही है। और जब संसद नहीं चल रही, तो वो सिर्फ एक अध्यादेश जारी कर दे और कानून लागू हो गया। बिना बात के, बिना बहस के, बिना किसी से पूछे, बिना किसी को दिखाए, अध्यादेश जारी हुआ, कानून उसी दिन लागू हो गया। वो सबसे बड़ी चीज हुई 24वें और 38वें संविधान संशोधन के बाद। फिर मैंने बतलाया 52वां संविधान संशोधन के पार्टी भी जो है, पार्टी के कार्यकर्ता और चुने हुए लोग सारे गुलाम हो गए। एक 42वां संविधान संशोधन आया, बड़ा व्यापक संविधान संशोधन था। संविधान की हत्या का बहुत बड़ा षड्यंत्र था, जो 1975-76 में आया, जब इमरजेंसी लगी हुई थी। उसमें ये प्रावधान किया गया कि संसद का और विधानसभा का कार्यकाल 6 साल कर दिया गया। राष्ट्रपति को पूरी तरह से प्रधानमंत्री की एडवाइस पर निर्भर कर दिया गया, और ये कहा गया कि किसी के खिलाफ चुनाव याचिका जो है ना, वो कोर्ट नहीं सुन सकेंगे। इंदिरा गांधी का उस वक्त चुनाव याचिका का समस्या थी, उनके खिलाफ राजनारायण ने की थी, और उस चुनाव याचिका में अब खुद को जीतने के लिए उन्होंने वो संविधान संशोधन कर दिया। लकीली उनकी सरकार बाद में चली गई, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण जनता पार्टी की सरकार आई और बहुत से संविधान संशोधन पलट दिए गए। लेकिन राष्ट्रपति के अधिकारों को फिर भी बहाल नहीं किया गया, राज्यपाल के अधिकारों को फिर भी बहाल नहीं किया गया। सिर्फ ये कहा गया कि वो एक बार विचार के लिए संसद को बिल लौटा सकते हैं, और संसद अगर दोबारा पास कर दे तो फिर भी उन्हें साइन करने ही होंगे। नंबर एक। नंबर दो, प्रधानमंत्री की बात माननी ही होगी। अब प्रधानमंत्री आज राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, चुनता है, पार्टी का चीफ होने के कारण वो राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। तो जो बहुत जूनियर आदमी को जनरली राष्ट्रपति अपॉइंट किया जाता है, आप पिछला इतिहास भारत का देख लीजिए, तो जो आदमी इतना जूनियर रहा हो, वो तो आंख उठा करके बात ही नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति कानून भी मुहर है, और स्टेटस के मुताबिक भी मुहर है, और राष्ट्रपति के बच्चों को भी पॉलिटिक्स में रहना है, उसके परिवार को भी पॉलिटिक्स में रहना है, वो अगली मजबूरी है। तो सारा का सारा सिस्टम स्क्यूड है एक व्यक्ति को तानाशाह बनाने के लिए। हम वोट देकर के तानाशाह चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुनते। इसलिए आपको, यूथ को मैं ये कहना चाहता हूं, जब आप वोट देते हैं, किसी का भी समर्थन कर रहे हैं, किसी भी पार्टी को वोट दें, वो आपकी इच्छा है, वो आपका अधिकार है।
पर उससे ये तो पूछें वोट लेने के बाद आपके लिए वो क्या करेगा, अगले 5 साल में उसकी योजना क्या है, प्लान ऑफ एक्शन क्या है, क्या करवाएगा। सिर्फ वो पार्क बनवाएगा, सड़क बनवाएगा या कानून बनवाएगा। अब एक चीज और समझने वाली है, पार्क बनवाना, सड़क बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, ये कॉरपोरेटर का काम है, एमएलए का काम नहीं है, एमपी का काम नहीं है। मैंने पहले ही कहा, एमएलए मीन्स member of legislative assembly, a person who creates legislation or votes for legislation। तो उनका काम तो बिल, ऐसे कानून बनाना है कि राज्य का भला हो, राज्य में उद्योग ज्यादा हो, राज्य की अर्थव्यवस्था अच्छी बने। वो काम कौन एमएलए कर रहा है? आपको उससे ये पूछना चाहिए वोट देते वक्त कि क्या तुम कानून के जानकार हो, क्या पेश किए गए बिल को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, वोटिंग कैसे करते हो। यही सवाल उनको एमपी से पूछना चाहिए कि राज्य के लिए आप वहां क्या करेंगे, केंद्र में जाकर के आप हमारे लिए क्या करेंगे। तो कॉरपोरेटर में और एमएलए में और एमपी में फर्क ही नहीं है, इतना घालमेल है। एमपी भी एमपी लैड से एक पार्क में पैसे खर्च करके वहां बोर्ड लगवाता है, फला फला एमपी के एमपी लैड से पैसे खर्च किए गए और इस पार्क का विकास किया गया। अरे भाई, वो तो तुम्हारा काम ही नहीं है, तुम उसका क्रेडिट ले रहे हो और उस पर टाइम लगा रहे हो, उसके लिए तुम पैसे खर्च कर रहे हो। वो कॉर्पोरेटर का काम है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है, म्यूनिसिपल कमेटी का काम है, पंचायत का काम है। आपका काम ही नहीं है, आप अपना काम करो ना भाई। अगर मैं मैनेजर हूं तो मेरा काम डिफरेंट होगा, अगर मैं सीईओ हूं तो मेरा काम डिफरेंट होगा, अगर मैं चेयरमैन हूं तो मेरा काम डिफरेंट होगा। पर इन तीनों में कहाँ फर्क है? जो देश चला रहे हैं उनको ही नहीं पता हमारी ड्यूटी क्या है, हमारे राइट्स क्या है, और जनता उनके पक्ष में नारे लगा रही है या उनका विरोध कर रही है, उनके खिलाफ जुलूस निकाल रही है या पक्ष में जुलूस निकाल रही है। तो ये समझे कि चुने जाने के बाद वो करेंगे क्या, ये सवाल पूछें। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जागरूकता ये आए, सवाल तो कम से कम सही पूछे हम उनसे। हम तो उनसे गलत सवाल पूछते हैं कि मेरे बच्चे की नौकरी लगवाओगे कि नहीं लगवाओगे, मेरे बच्चे का एडमिशन करवाओगे कि नहीं करवाओगे, मेरे बच्चे की फीस माफ करवाओगे कि नहीं करवाओगे। वो उनका काम नहीं है भाई। इसी कारण से हम सिस्टम बनाएं और सिस्टम के लिए लड़ें और सिस्टम की बात करें। सिस्टम ठीक होगा, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। मैंने जो शुरू में उदाहरण दिया कि क्राइम रेट घटेगा, हर आदमी को मेरिट के हिसाब से चीजें मिलेंगी, अवसर मिलेंगे, वो तभी होगा। वरना हम अपने बच्चों की प्री नर्सरी में एडमिशन के लिए भी रिश्वत देते फिरेंगे, जो हम आज कर रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन से बचना हो तो भाई हमें सिस्टम क्रिएट करना चाहिए, सिस्टम के लिए लड़ना चाहिए। यही संदेश है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा बात आपने कही। और मेरी भी दरख्वास्त, जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे, कहीं पे भी जागरूक बने, समझे अपने अधिकारों को, अपने सिस्टम को, और उसके मुताबिक आप फैसले लें, बिकॉज भविष्य की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस इन सब पे डिपेंड करती हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप पीके खुराना सर की किताब पढ़ सकते हैं, धन्यवाद। अमेज़न पे उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट पे है। और आजकल कोरोना टाइम चल रहा है तो डिलीवरीज अमेज़न की शायद नहीं हो पाए, तो किंडल वर्जन भी आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो खुराना जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके और बहुत सारी नई जानकारी मिली। और मैं आश्वस्त हूँ कि जो भी लोग आपकी किताब पढ़ेंगे उन्हें ढेरों जानकारियाँ ऐसी मिलेंगी जो उनके लिए आई ओपनर होंगी, या ऐसी चीज़ें जो उन्होंने कभी सुनी भी नहीं होंगी। इनफैक्ट मैंने भी नहीं सुनी थी। जब मैं आपकी किताब पढ़ रहा था एडिटिंग के टाइम पे, वो बहुत सारी, मतलब हर जी जी। पेज में एक जानकारी ऐसी थी जो जो बिल्कुल नई थी, और बिल्कुल जो चीज़ हम समझते थे कि ऐसा होता होगा वो वैसा नहीं है। सच्चाई वास्तव में कुछ और ही है। तो जागरूक बने और औरों को भी ये प्रेरणा दें कि इस किताब को पढ़ें, और अपने आसपास जागरूकता फैलाएं और उस हिसाब से डिसीजन लें, ताकि हमारा सिस्टम जो है हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर सिस्टम साबित हो। थैंक यू सो मच खुराना जी, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया।